is a naming word. So pronoun is such a word that is used in place of noun. The word that is used to replace the noun is called pronoun. Pronoun क्या है जी? A pronoun is a part of speech which functions as a replacement for noun. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा लफ्ज जो नाउन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं. Some model examples of pronouns are I, my, me, mine, myself, we, our, us, ours, you, your, yourself, it, its, he, his, him, she, her, hers, herself, they, their, theirs, them, who. ये कुछ एग्जाम्पल आपको नजर आ रही हैं. इन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. सेंटेंसेस देखिए. Zara is a very cute child. She just stared at me when I told her to stop. When I told her to stop. Okay. सब तीन आपकी बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है. आप अपना कैमरा कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? जी. तो यहाँ पर जो अंडरलाइन और बोल्ड वर्ड हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि द वर्ड ज़ारा दैट इज़ अ फीमेल. इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पे शी की रिप्लेसमेंट ले सकते हैं ज़ारा की रिप्लेसमेंट में. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन मी. फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब ये भी प्रोनाउन है. आई टोल्ड हर, और हर भी एक प्रोनाउन है. तो इन सेंटेंसेस में ये जो अल्फाज नज़र आ रहे हैं, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. इन लफ्जों को प्रोनाउन कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन टाइप्स है जी इसकी. पर्सनल प्रोनाउन में हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. इन्हें पर्सनल इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द पर्सन्स. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन्हें दो हिस्सों में ग्रामर के लिहाज से डिवाइड किया जाता है. द वन इज कॉल्ड पर्सन्स एंड अदर वन इज कॉल्ड नॉन पर्सन्स. पर्सन में इंसान आते हैं, नॉन पर्सन में बाकी हर चीज आती है. रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउन जो सेल्फ से या सेल्फ से शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, उन तमाम प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं. अब एक ही चीज के तीन नाम हैं. जब आपसे पूछा जाए कि एम्फेटिक प्रोनाउन की एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बताना है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ. ये तमाम अल्फाज जो सेल्फ और सेल्फ पे ख़त्म होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन. अब इन्हें रिफ्लेक्सिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने मेन सब्जेक्ट की या मेन प्रोनाउन की रिफ्लेक्शन देते हैं. शुरू में ही है तो सेंटेंस के अंदर हिम सेल्फ आएगा, शी है तो हर सेल्फ आएगा. रिफ्लेक्ट करते हैं ये. अभी जितनी चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ बेस है, रूल्स हमें याद करने हैं. तो ये सिर्फ ज़हन-नशीन करने के लिए याद नहीं करना, बस थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे हैं. इससे ये चीज़ें आपने मैट्रिक लेवल तक पढ़ी हुई हैं. रिलेटिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो किसी एक क्लॉज का दूसरी क्लॉज के साथ ताल्लुक बनाते हैं, रिलेट करते हैं, एक रिलेशन डेवलप करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जिसमें हु, विच, दैट, हुज और हुम है. हमें पता है हु, हुम और हुज ये इंसानों के लिए, पर्सन के लिए होता है. विच और दैट नॉन पर्सन के लिए होते हैं. विच और दैट नॉन पर्सन. अब विच कब लगाना है, दैट कब लगाना है, ये रूल्स हैं, ये हम सीखेंगे. नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस और दैट को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं जब थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देते हैं. तो दिस से दीज और दैट से दोज. यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो इशारा करके इस्तेमाल होते हैं. जैसा आप कहते हो ये किताब आपकी दस्तरस में है तो कहते हैं दिस इज माय बुक. ठीक है. और यानी आपने हाथ में किताब पकड़ी, दूसरों को बता रहे हैं
और अगर किताब दूर है तो कहते हैं दैट इज माई बुक, इशारा करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे आते हैं और एक म्यूचुअल एक एक्शन को या रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, इसलिए रेसिप्रोकल कहते हैं, म्यूचुअल या रिलेशनल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर, इस तरह के अल्फाज क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन, प्लेसेस या ऐसी चीज़ों की को सही तादाद का पता ना चले। बॉडी, बॉडी, अनदर, ईच अदर, मैनी, ईच, फ्यू, सम, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन ऑफ देम, ठीक है जी, सम ऑफ देम। तो इस तरह के जो हमारे प्रोनाउन हैं उन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं, गैर मुकर्ररा तादाद बताने वाले प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तमाम तर सवालिया अल्फाज जो किसी सेंटेंस के शुरू में लगते हैं और उस फिक्रे के आखिर पर क्वेश्चन मार्क होगा तो वो भाई इंट्रोगेटिव है, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी सवालिया फिक्रों में आप जो डब्ल्यू फैमिली इस्तेमाल करते हो, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह के अल्फाज जो हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन ऐसा फिक्रा जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसमें हु, विच, हुम, हुज ये अल्फाज आ जाएं तो भाई वो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, फुल स्टॉप लगा होगा। हमारे पास कुछ प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जब आप अपना जिक्र करते हो तो आप फर्स्ट पर्सन कहते हो, किसी दूसरे के फ्रंट पर्सन लिसनर के बारे में बात करते हो तो यू यानी सेकंड पर्सन कहते हो। वो बंदा जिसके मुतल्लिक बात हो रही है उसके लिए ही इस्तेमाल करते हो, शी इस्तेमाल करते हो। जब कलेक्टिवली आप बात करते हैं तो वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। आप किसी लोगों के मजमूए की बात करते हो जो लिसनर्स हैं तो यू इस्तेमाल करते हो। इसी तरह कुछ ज़्यादा लोग अगर दो लोगों के दरमियान एब्सेंट हैं तो उनके लिए दे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम रूल को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपके पास रफ रजिस्टर होना चाहिए, चीज़ों को लिखते जाएं, साथ साथ डिस्क्राइब करते जाएं, कहीं ना कहीं लिख लिया करें। रूल 1, प्रोनाउन एंटीसीडेंट जेंडर एंड प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन जेंडर को देखकर या एंटीसीडेंट को देख के लगता है। द वेरी फर्स्ट वर्ड आर द सब्जेक्ट ऑफ, शहरोज साहब जरा थोड़ा रखो यार। ओके, द वेरी फर्स्ट वर्ड are the sentence, the first part of the sentence that exists before the verb is called antecedent. अगर किसी सेंटेंस में जेंडर मेल और फीमेल दोनों में से है तो आप ही और शी का तयन करते हो। एंटीसीडेंट दे है तो हम प्रोनाउन देयर लेते हैं, दे लेते हैं, प्लूरल है तो। जैसे he should do her duty, तो यहाँ पे हमारे पास एंटीसीडेंट क्या है, एक तो ही देखना है, दूसरा उसका जेंडर देखें कि ही मेल के लिए है। यहाँ पे हर है तो हमें रिप्लेस करना है, करेक्ट सेंटर की तरफ जाना है तो हमें लिखना होगा he should do his duty, he should do his duty। इसी तरह से पेपर में फिक्रे आते हैं, हमें देखना है कि ही को देखकर हमें हिज लगाना है। अहमद टोल्ड नाइमा ऑल अबाउट हर सेल्फ। अब जरा गौर करें कि अहमद ने नाइमा से बात की और यहाँ पे अहमद ही कंसिडर किया जा रहा है, तो हर सेल्फ गलत है, हमारी करेक्शन में होगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होगा करेक्शन में। द बॉयज डिडंट लर्न आवर सेल्फ लेसन, तो भाई द बॉयज है तो बॉयज की सूरत में हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है देमसेल्व्स। क्या लगाना है, देमसेल्फ, क्योंकि बॉयज इज इक्वल टू दे और दे के लिए देमसेल्फ होता है। तो ये हमारे पास रूल है जिसमें हमने थोड़ा डिस्कस किया कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेकंड जो प्रोनाउन लाना है या उसकी क्लॉजेज में कोई प्रोनाउन लगाना है, आप उस सेंटेंस का जो वेरी फर्स्ट वर्ड है, एंटीसीडेंट है, सब्जेक्ट है, उसको पिक करें, उसके जेंडर का एनालिसिस करें,
तो आप डिसाइड करेंगे कि वहां पे ही शी में से क्या लगना है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या लगाएंगे। सेकंड रूल, पोजेसिव केस प्लस नाउन। कभी भी पोजेसिव केस, कभी भी पोजेसिव केस नाउन के बगैर नहीं आता। पोजेसिव केस को आप पोजेसिव एडजेक्टिव भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये नाउन से पहले आता है, इससे इसे पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इसलिए इसे पोजेसिव केस भी बोलते हैं। जैसे आई, माई, मी, तो माई क्या हुआ, पोजेसिव केस हुआ। ही, हिज, हिम, तो इसमें पोजेसिव केस क्या हुआ, हिज हुआ। दे, देयर, देम, तो इसमें पोजेसिव केस क्या हुआ, देयर हुआ। वी, आवर, अस, तो इसमें पोजेसिव क्या हुआ, आवर। तो भाई ये सिंपल से रूल्स हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप पोजेसिव केस या आप इसे लिख सकते हो पोजेसिव एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन ऑलवेज रिसीव्स अ नाउन आफ्टर इट। कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में माय कभी अकेला जुमला नहीं बना सकता। आवर, योर, हर, देयर, हिज, इट्स और दाई, ये कभी भी अकेले सेंटेंसेस नहीं बना सकते। इसलिए हमें ये एहतियात करनी होगी कि इन तमाम तर सेंटेंसेस को गौर से इन अल्फाज को जहन में रखें। कभी भी ग्रामर में ये अकेले सेंटेंस नहीं बनाएंगे या कोई सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो एग्जाम्पल करने से पहले एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें। सर मुदस्सर आए मेरे पास, तो ज़रा उनसे बात करें पहले। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आप समझ गए होंगे फीस की अनाउंसमेंट है। बेटा आपके अंदर बहुत कम बच्चों ने फीस सबमिट करवाई है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फीस कल तक सबमिट करवाएं। मीटिंग आईडी चेंज हो जाएंगे, उसके बाद मीटिंग आईडी उन्हीं को मिलेगा जिनकी फीस सबमिट होगी। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि मुझे अटेंडेंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जो एकेडमी की अटेंडेंस के अंदर मैं आपका नाम बोलता था, वो नाम लिखें, उसके आगे रोमन के अंदर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर लिखें और साथ में ए या सी, ए या बी, जो भी आपका सेक्शन है वो मेंशन करें। अपने आप को रीनेम करें ताकि अटेंडेंस के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। और फीस की दोबारा लास्ट में फिर आपको वही कहूँगा कि सबमिट करवाएं, एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करवाएं, 5 बजे से 8 बजे के दरमियान। शुक्रिया। जी आगे मूव करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखें तो अगर लिखा हुआ है ड्यूटी, ड्यूटी इज अ नाउन, तो हिज के बगैर, सर मुदस्सिर, हिज ड्यूटी जो लिखा हुआ है, ड्यूटी इज अ नाउन, और कोई भी नाउन पोजेसिव केस लेता है, या पोजेसिव केस के बाद जो एंगल हमारा बात करने को ये है कि कोई भी पोजेसिव केस अकेला सेंटेंस में नहीं आ सकता। तो हिज ड्यूटी आएगा। दिस इज माय हाउस है, हिज कार इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हम ये नहीं लिख सकते कि कार को रिप्ले एंड कर दें, फिनिश कर दें, तो यहाँ पे हिज इज वेरी ब्यूटीफुल ये नहीं लिख सकते, दिस इज माई नहीं लिख सकते, दिस इज हिज नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो नेक्स्ट रूल मूव करते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। प्रोनाउन ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर इसमें से एक फिक्रा पेपर में नजर आता है, और ये रूल मैं कहूँ कि प्रोनाउन के सारे रूल में से अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी रूल को समझता हूँ तो ये रूल है। इसमें से अक्सर फिक्रा आ जाता है कि जब किसी भी सेंटेंस में हमें एक से ज़्यादा प्रोनाउन इकट्ठे मिल जाएं शुरू में, और वो एंड के साथ अटैच हो जाएं, जैसा कि फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो हमें वहाँ पे क्या सोचना है, सबसे पहले कौन सा पर्सन लगाएंगे। तो भाई इसके लिए हमारे पास काम की नौयत दो तरह की होती है। एक होता है पॉजिटिव एक्शन और एक होता है नेगेटिव एक्शन। यानी कि अगर किसी फिक्रे के अंदर मस्बत काम दिया गया, अच्छा काम दिया गया, जैसा कि हेल्पिंग द पुअर, ऑफ द प्रेयर, ओबेइंग द टीचर, ठीक है, यानी ये एक पॉजिटिव एक्शन है। ऐसे फिक्रे तीन प्रोनाउन आ जाए, उनकी तरतीब ये होगी, उनकी तरतीब ये होगी कि देखिए सबसे पहले आप सेकंड पर्सन ढूंढेंगे कि सेकंड पर्सन को पहले रखें, फिर थर्ड पर्सन को रखेंगे, और फिर आप फर्स्ट पर्सन को ऐड करेंगे एंड पर। अगर किसी फिक्रे में मुस्बत काम है, जैसा कि यू, कॉमा, ही एंड आई आर
ऑफरिंग द प्रेयर और हेल्पिंग द पुअर। तो अगर फिक्रे के अंदर नेकी वाला काम है, गुड एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन, तो ये तरतीब होगी। और अगर नेगेटिव एक्शन है तो फिर फर्स्ट पर्सन को शुरू में रखेंगे, सेकंड पर्सन एंड पे चला जाएगा। दोनों सूरतों में थर्ड पर्सन दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। नेगेटिव एक्शन में फर्स्ट पर्सन को पहले रखते हैं, पॉजिटिव एक्शन में सेकंड पर्सन को पिक करके लिखते हैं। एग्जांपल देखें, ही, यू एंड आई शैल हेल्प द पुअर। तो जरा गौर कीजिए कि एक गुड एक्शन है, ऊपर वाले फार्मूले में उसने कहा सबसे पहले आप सेकंड पर्सन ढूंढे, तो यू पहले आएगा, उसके बाद ही पुट करेंगे एंड देन फर्स्ट पर्सन। तो हमारी करेक्शन ये होगी यू, ही एंड आई। तो हम इस फार्मूले कहते हैं 231 फार्मूला, यानी 231। तो यू फर्स्ट ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ही सेकंड नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू, आई एंड शी विल टेल अ लाई। अब यहां भी तीन पर्सन है, तो इस सूरत में हमें ये देखना है कि भाई हमारी करेक्शन में तरतीब होनी चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन होगा। कुछ बच्चे सवाल ये भी करते हैं कि सर अगर किसी फिक्रे में अगर दो पर्सन आ गए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर इसे ऐड कर दूं, लिखा है जी you and I will teach the teacher। तो भाई इस सूरत में अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें दो प्रोनाउन आ जाए, तो फिर क्या तरीकाकार है? भाई हमने अभी बात की कि नेगेटिव एक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 132 का, 132। अगर गौर करें कि यहाँ पर थर्ड पर्सन एब्सेंट है, तो यहाँ भी फार्मूला चेंज हो जाए, फार्मूला सिर्फ रह जाएगा 1-2 का। यानी हमारी जो नेगेटिव एक्शन है, तो नेगेटिव एक्शन में जो करेक्शन होगी वो ये होगी, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन। हम लिखेंगे आई एंड यू विल टीच द टीचर। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हम इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ही। अब फार्मूले में देखिए 1-3 था, 1-32 था, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन मौजूद है और फर्स्ट पर्सन मौजूद है, तो सेकंड पर्सन गायब है, तो अब फार्मूला क्या रह गया, सिर्फ 13। अब 13 का फार्मूला है, तो हमारी नई करेक्शन क्या होगी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई पहले लिखेंगे एंड ही बाद में लिख के बाकी सेंटेंस सारे का सारा एज इट इज रहेगा। यानी पर्सन 2 हो या 3 हो, तो आपने जो एब्सेंट होगा उसे छोड़ देना है और बाकी तरतीब सेट करके लिखनी है। मेरा ख्याल है ये समझ आ गया होगा। रूल नंबर 4, वर्ब टू बी प्लस सब्जेक्टिव केस। व्हाट इज द वर्ब टू बी? भाई हम फिक्रे अक्सर लिखते हैं ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, I am a student, they were happy। अब ये तमाम तर फिक्रे, इनमें इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो अल्फाज हैं इन्हें वर्ब टू भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें मेन वर्ब की ज़रूरत नहीं है फिक्रा बनाने के लिए। लेकिन अगर यही अपने साथ आईएनजी वाली फॉर्म ले लें तो इनका नाम बदल जाएगा, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कह देते हैं? लेकिन अगर ये अकेले आ जाएं तो इन्हें हम कहते हैं वर्ब टू बी। रूल के मुताबिक अगर वर्ब टू बी है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो अगर ये अल्फाज हैं और इनके बाद कोई प्रोनाउन लगा हुआ है तो भाई सब्जेक्टिव केस लगेगा। जरा गौर करें, इट इज मी, रॉन्ग सेंटेंस, तो हमारी करेक्शन होगी इट इज आई। इट वॉज हिम, तो इट इज ही, इट वॉज ही। इट इज देम, अब देम आ गया तो इज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब टू भी है, तो इट इज दे,
इट इज़ दे whom I saw in the bazaar। लें जी, रूल नंबर 4 तक हमने कर लिया है, तो यहाँ तक हमारा ये रूल नंबर 4 तक हो गया। मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें समझ आ जाए कल तक। तो अगले लेक्चर के लिए अपने को प्रिपेयर करें, और कोई मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से